तो हम 10th साइंस के 9 चैप्टर में है, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है। और हमारा जो टॉपिक है आप एनसीईआरटी बुक का देखेंगे, मैं बुक के हिसाब से ही ये नोट्स तैयार किया हूँ। और ये है 9.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपको लाइव क्लास चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन चाहिए, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, तो आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और उसका सब्सक्रिप्शन ले लें। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। तो आप ये सोचो, एक आपके पास पिंग पोंग बॉल है। क्या? पिंग पोंग बॉल समझते हो? नहीं समझते हो? जो उचकती है, रबर वाली बॉल, उसको आप ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो उछल करके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो कहना चाहिए कि वो जब लौटती है ना टकराने के बाद, तो क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन कहला गया। बॉल का क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन। अब मान लो एक आपके पास जो है कोई भी बॉल है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, आप ऐसा मारते हो तो टकराती है, और टकराने के बाद कैसे आती है? वापस आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये तो दिखाई देती है। अब लाइट भी टकराती है और फिर टकरा के वापस आ जाती है, तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्शन। मुझे दिखाओ कैसे वापस आती है। बॉल को तो छू सकते हो, देख सकते हो, अब लाइट को कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि लाइट आ रही है, यहाँ टकरा रही है, यहाँ जा रही है, तो न टकराते दिखता न आते दिखता, है ना। पर ये प्रोसेस कैसी है? रिफ्लेक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम तभी देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट से क्या आए? लाइट आए। ऑब्जेक्ट में लाइट नहीं है तो कैसे आएगी? रिफ्लेक्शन से, माने उससे टकराएगी फिर वापस आएगी। तो ये जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके बाद फिर वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? लाइट रेज किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये लर्न हो गया। बोलो तो क्या हो जाएगा? व्हेन रेज स्ट्राइक ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना या दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझे कैसे? तो एक हम इसके डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये एक क्या है? सरफेस है। सरफेस कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? शाइनी सरफेस होनी चाहिए, पक्का? और सीधा होना चाहिए कि कर्व्ड भी हो सकती है? हाँ, तो थोड़ा सा आपको डाउट हो गया कि शाइनी सरफेस होना चाहिए। मेरा चेहरा शाइनी है क्या उतना? तो आप मुझे देख रहे हो, लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में आ रही, तभी तो देख पा रहे हो। तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो किसकी वजह से देख रहे हो? रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सरफेस होना चाहिए, चाहे वो शाइनी हो चाहे रफ हो। बस शाइनी में आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आईना है, वहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा, आप मुझे देख रहे हो, वहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक पत्थर दिखाई दे रहा है, लकड़ी दिखाई रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे वहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए शाइनी सरफेस का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी सरफेस हो सकती है, बस उससे लाइट टकराए और वो वापस चली जाए। ये है कि शाइनी सरफेस में 100% लाइट आती है। मान लो 100 रेज आई, 100 की 100 या 99% रेज वापस चली गई। ठीक है, लेकिन जो रफ सरफेस होती है तो उसमें लाइट तो आती है बहुत, लेकिन रिफ्लेक्ट क्या होती है? कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे मेरे चेहरे पर मान लो 1 लाख रेज पड़ रही होंगी, लेकिन आप मुझे देख रहे हो तो हो सकता है 10,000 रेज आपके पास पहुंच पा रही हैं, बाकी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आए सरफेस कैसी होनी चाहिए? सरफेस कैसी होनी चाहिए? कैसी भी हो, सरफेस कैसी होनी चाहिए? कैसी भी हो, रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये लाइट आ रही है,
ठीक है, यहाँ पर आई। ठीक, तो जो लाइट इस सरफेस से टकरा रही है उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। समझ में आ गया? इंसिडेंट रे क्या है? ठीक, जो लाइट सरफेस से स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद जब ये सरफेस से स्ट्राइक करती है तो यहाँ से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में लौट जाती है ना। तो यहाँ से टकराई और बाउंस बैक हो गई उसी मीडियम में, तो इस रे का नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित है ये, है ना, रिफ्लेक्टेड रे कहला गया। क्लियर हो गया? अब दो रे तो हैं, तो इसके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं अपने से। ये कोई लाइन नहीं होती है, रे आ रही है, टकरा के जा रही है, लेकिन इसको समझने के लिए कि इस फेनोमेना क्या होता है, इसके एंगल क्या होते हैं, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, तो एक हम इसमें नॉर्मल खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है ये सरफेस के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आ गया? तो ओरिजिनल कौन सी हैं और इमेजिनरी कौन सी हैं इसमें? ओरिजिनल क्या है? इंसिडेंट। ओरिजिनल क्या है? रिफ्लेक्टेड। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी। क्लियर हुआ इतना? अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच हम एंगल मेजर करते हैं, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को किससे लिखते हैं? आई से, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला भी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी बनता है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। ये जो साइन है एंगल का है, एंगल नहीं लगाओगे तो सिंपल आई आर भी लिख देते हैं। ये क्लियर हो गया? अब इसको क्या बोलेंगे यार? हाँ, जहां पर ये इंसिडेंट रे टकराती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस को क्या बोलेंगे यार? ये सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस सरफेस का नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गया? अब मैं पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो कोई भी दो चीज़ें यदि फैली हैं तो वो क्या कहलाता है? एंगल। यदि मैं ऐसे खड़ा हो गया ऐसे, अब यहाँ पर ये हाथ मुड़ा है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, जितना दो लाइंस के बीच में गैप बन रहा है वो सभी क्या कहलाया? एंगल कहलाया। तो इसमें कौन कौन सी लाइंस है देखो? नॉर्मल है और इंसिडेंट। तो क्या बोलोगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बोलो क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन, अब अपने से बोलो, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आगे पीछे किसी को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ से इसको बता सकते हैं। यदि एग्जाम में आए व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, तो आप उसकी डेफिनीशन भी लिखिए और इस तरह से डायग्राम भी आपको शो करना है, ये सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक, अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। जब हम ये सब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या मिला? ऑब्जर्वेशन में जो हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ों में एक जैसे ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, तब हम बोलते हैं कि इसको हम लॉ के फॉर्म में लिख देते हैं। किसके फॉर्म में? लॉ के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर लॉ के फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, समझिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो लॉज हैं। और ये लॉज हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए
यहाँ तक कि स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, मिरर है, प्लेन सरफेस है, हर सरफेस को ये फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि जब सीधा सरफेस हो तभी फॉलो करेगा, कैसी भी सरफेस हो। ये मेरा चेहरा देख रहा है, यहाँ का ये प्लेन है क्या, कर्व्ड है ना, कहीं उठा है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, ये हर जगह हर पॉइंट पर जो है रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। आप जो है यूनिवर्स में भी चले जाओ अपने अर्थ से बाहर और लाइट का फिनोमेना देख रहे हो, वहाँ भी ये लॉज क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ है इक्वलिटी ऑफ एंगल्स। तो देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू R, है ना। यदि यहाँ पर समझ रहे थे, मैं अभी यहाँ पर खींचा था तो एक ये लाइन थी, यहाँ से इधर गई, फिर इसमें हम नॉर्मल खींच दिए थे ना। तो मान लो यहाँ का एंगल जो है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, अब बताओ। 60 डिग्री होगा। तो इसी का क्वेश्चन पूछ देता है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लॉ पढ़ लिए हो, वो भी कितना होगा, 60 होगा, इक्वल ही रहेगा। मान लो ये सरफेस को मैं कर्व्ड कर दिया, अब मैं ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ पर ये गया और यहाँ ऐसे ये चला गया, क्या यहाँ एंगल ऑफ वो ये लॉ फॉलो होगा, फॉलो होगा, हर जगह हर पॉइंट पर फॉलो होगा, सेम ही रहेगा वो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ यार, आप टार्च जो है, टार्च की लाइट ऐसे फाल किए ना, ऐसे मारे तो यहाँ से ये चली गई, आप खुद देख सकते हो। एक आईना लगा लेना, टार्च ले लेना, ऐसे करना, दीवार में उधर जाके फोकस बनेगा, माने रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं बोलूँ कि आप टॉर्च को ऐसा करो कि ये इसी सीधा सीधा करो और इसी में ये लौट जाए। लाइट को हमको कैसे फॉल करना है, परपेंडिकुलर, है ना। और तो परपेंडिकुलर करोगे तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जब उसी डायरेक्शन में चला जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। हाँ, यहाँ पर ये नहीं देखना सर ये तो 90 जैसे लग रहा है, क्योंकि हमको सरफेस से एंगल नहीं लेना है, किससे एंगल लेना है, नॉर्मल से। इसका नॉर्मल भी यहीं पर है, इसका इंसिडेंस रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, सारा रे तो एक साथ ही है ना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जब परपेंडिकुलर फॉल होती है लाइट किसी भी सरफेस में इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। और लाइट जो है सेम पाथ को ट्रेस करेगी, इंसिडेंट रे जिस पाथ में आएगी उसी पाथ में कौन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ठीक है, दूसरा लॉज है कोप्लेनर रेज, है ना। कोप्लेनर का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि टार्च की लाइट मैं यहाँ डालूं, रिफ्लेक्शन उस दीवार से हो, नॉर्मल मैं इसमें खींच दूं, सारा कुछ वहीं रहेगा ना, कोप्लेनर रहेगा। जैसे मेरा चेहरा है तो इसी चेहरे में नाक लगी है, दांत लगा है, ओंठ लगा है, ऐसा नहीं कि नाक यहाँ लग गई हो, ओंठ किसी और की लग गई हो, एक जैसा रहे, सब एक जैसे रहता है। तो हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पर होते हैं। समझ में आ गया, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और सोचो यदि रिफ्लेक्शन ना होता तो दुनिया कैसी होती, सोचो सोचो। इस संसार में आप किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते थे, जिससे लाइट आती है उसी भर को देख सकते थे। रिफ्लेक्शन ना होता तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन है लाइट का, जिसकी वजह से ये हमारा जो वर्ल्ड है बड़ा सुंदर सा ब्यूटीफुल सारा कुछ दिखाई देता है। हाँ, रिफ्लेक्शन ना होता तो पूरा सा काला काला हो जाता है यार, जैसे रात में होता है। रात में तो खैर लाइटें नहीं रहती तो रिफ्लेक्शन का बात ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से क्लियर हो गया। तो चलो अब पॉइंट नोट डाउन करो, क्या क्या समझ में आया है आपको। आपको ये समझना है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस and bounce back to the same surface or same medium, then it is known as reflection.
ठीक है। द रेज which स्ट्राइक टू द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। द रेज which रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड द perpendicular drawn at the point of incidence is known as normal, and the angle between the incident ray normal is known as angle of incidence, and angle between the normal and reflected ray is known as angle of reflection. There are two laws. First law, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Second law, normal, incident ray, reflected ray lie on a same plane at the point of incidence. क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी लॉ भर पूछ दिया कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का लॉ भर लिख देना, डेफिनीशन पूछ देते तो डेफिनीशन, दोनों पूछ देते इकट्ठा मिला के लिख देना। अब इसके साथ आपको ये भी है कि आप थ्योरी पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक।